Okay, guys, Assalamu alaikum warahmatullah. Hope all of you are well. First of all, thank you so much for attending our orientation for the batch first, which we are about to launch regarding the subjects physics and AI. इससे पहले कि मैं आपको डिटेल दूं अपने कोर्सेज के बारे में कुछ चीज़ें जो आपको जाननी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि स्टेम एंड सीरा एकेडमिया का विजन बड़ा सिंपल सा है कि हम एडवांस लेवल ऑफ नॉलेज सेट्स बच्चों को देना चाहते हैं, जिसके थ्रू इंशाल्लाह रहमान उनको दुनिया के जो मामलात है उनमें इस लेवल की कॉम्पिटेंस में डालना चाहते हैं कि वो अपने अपने फील्ड्स में इंशाल्लाह लीड कर सके और दुनिया के जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व कर सके। अब आपको पता है कि दुनिया में जो नॉलेज सेट्स है और नॉलेज के फील्ड्स है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है और इट्स नॉट पॉसिबल कि आप सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट पे फोकस करके बच्चे को जो है ना वो अरूज दिला सकते हो जो कि दुनिया में अभी रिक्वायर्ड है। अलग अलग ज़माना जब आता है, अलग अलग वक्त जब आता है, तो अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है। अब मसला हमारे एजुकेशन सिस्टम के साथ ये है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इस रिक्वायरमेंट को कभी भी फुलफिल करने की कोशिश भी नहीं करता है। करता भी है तो इतना आउटडेटेड वर्जन लेके आता है, इतनी पुरानी चीज़ें लेके आता है कि वो बच्चे को आगे आने वाले 50 छोड़िए, आने वाले 150 साल तक किसी काम की नहीं आने वाली वो सारी चीज़ें। और जिस तरह से दुनिया अपग्रेड हो रही है, जिस तरह से दुनिया एडवांस लेवल्स पे लेके जा रही है अपने आप को, हमारा बच्चा हमेशा उस दौड़ में पीछे रह जाता है। But then there came something very important in this decade. That is the coming of artificial intelligence. अभी तक कोई डाउट इसमें नहीं है कि वेस्ट टेक्नोलॉजी में, साइंस में, बाकी जो उलूम है उनमें बहुत ज़्यादा आगे जा रहा था। बट एआई ने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मुसलमानों के सामने खोल दी, बल्कि हमारे हमारे बच्चों के सामने खोल दी कि अब एक लेवलिंग फील्ड मिल गया। एआई की जब शुरुआत हुई थी तो एक साइंटिस्ट है जिनसे हमारी कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो ही सेड कि अब जितने भी फील्ड्स हैं ना जो दुनिया को अब लीड करने वाले आगे जाके वो लेवल हो गए। इस वक्त पे जो इस चीज को हाथ में थामेगा ना और कंटिन्यूअसली इस पे वर्क करेगा, वो आगे जाके वो टूल्स, वो टेक्नोलॉजीज और उन उन मामलात में आने वाला है जहां पर अभी दुनिया गुमान भी नहीं कर सकती है, और उन फील्ड्स में दुनिया को लीड करने वाला है जहां पर दुनिया तस्वर भी नहीं कर सकती थी कि इन फील्ड्स में भी एआई आ सकता है या इन फील्ड्स को भी इस तरह से जो है ना आगे लिया जा सकता है। बिल्कुल एक लेवलिंग फील्ड मिल गया, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस चीज का अभी से ही फायदा उठाए। अदरवाइज जैसे मैंने आपको पहले ही बोला है, हमारा एजुकेशन सिस्टम सबसे मुसीबत ये है कि जिस बच्चे को हम उनके हवाले कर देते, उसकी बायोलॉजी, उसकी साइकोलॉजी, उसकी फिलॉसफी कुछ भी पता नहीं होती उस एजुकेशन सिस्टम को। और होता क्या है इवेंचुअली कि जिस तरह के प्रोडक्ट्स आपको भी पता है, आपके इर्द गिर्द, मुझे भी पता है मेरे इर्द गिर्द कौन से, तो वही हमारे सामने आते हैं। यही मुसीबत हमें पूरी जिंदगी जो है ना झेलनी पड़ती है। सो फॉर दिस वेरी रीजन, कीपिंग इट वेरी शॉर्ट, एट स्टेम एंड सीरा एकेडमिया हमने पहले से ही प्लान किया था कि बच्चों को जब हम स्टेम कोर्सेज में लेके आएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, एआई, तो हम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक इनको लेके जाएंगे। और फिर जो टॉप परफॉर्मिंग बच्चे हमारे होंगे उनको हम अपने साथ स्पॉन्सर करेंगे, उनको हम टूल्स प्रोवाइड करेंगे, उनको हम रिसर्च के लिए हेल्प करेंगे, उनको हम स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करेंगे, ताकि वो अपने अपने फील्ड्स में इंशाल्लाह ऐसी रिसर्च करे जो कि ना ही सिर्फ इंसानियत का फलाह करे, बल्कि इसके साथ साथ जो हमारा दीन का फरीजा है, जो हमारी दीन की लेंसेज है, उनमें भी जो है ना वो एक्सेल करे इंशाल्लाह रहमान। सो फॉर दैट वेरी पर्पस वी आर हियर टुनाइट, अलाइन फॉर दिस सेम विजन। और हमारे साथ, आई एम वेरी प्राउडली सेइंग इट, वी हैव सर शादमान विद अस, जिनने अपनी पढ़ाई पहले इंडिया जामिया मिलिया से की थी, और उसके बाद ही वेंट टू यूएस, एंड फिर पिछले कई सालों से एज अ डेटा साइंटिस्ट, एज अ फिजिसिस्ट, ही हैज बीन training kids on artificial intelligence, on physics, and nonetheless, it's some sort of और उनने जो आउटलाइन इस कोर्स के लिए, इस बैच के लिए तैयार किया है, बच्चों के लिए भी और एडल्ट्स के लिए भी, वो इस तरह से डिजाइंड है कि बिल्कुल बेसिक से अपने सब्जेक्ट को टच किया जाता है। और 2 साल के कोर्स की हम बात रखें, उसकी हिस्ट्री, उसकी एवोल्यूशन, उसका अभी करंट मामला, आगे आने वाली उसकी, साथ साथ में फिजिक्स हो जहां पर बेसिक से लेके क्वांटम थ्योरी तक, और फिर नोबेल विनिंग जो रिसर्च होती है वो भी आपके साथ इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सो विदाउट taking much more of your time, let me directly invite Sir Shadman to take the lead and move the session forward. Sir Shadman, please. Assalamu alaikum. My name is Shadman Tesar. I'm the head of Department of AI here at STEM and CERA. And alhamdulillah, I'll be taking the course. I'll be teaching the course. So, couple of चीज़ें मैं आपको बताना चाहता था before we go into the live orientation session, inshallah.
विच इज़ पहली चीज़ ये कि इस कोर्स के लिए पहले से कोई भी प्री रिक्विजिट नहीं है। अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स आती है विच इज़ लिटरली एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन एंड डिविजन, एंड अदर देन दिस आपकी मैथ, आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन एक बेस लेवल पे इस हद तक है कि यू कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश क्लियरली, यू कैन स्पीक इन इंग्लिश एंड यू कैन राइट इन इंग्लिश, नथिंग टू कॉम्प्लेक्स बट जस्ट करेक्टली ग्रामर वाइज मोस्टली आप करेक्ट इंग्लिश लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। इन दोनों चीज़ों के अलावा और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है इंशाल्लाह फॉर दिस कोर्स, राइट। इन टर्म्स ऑफ द एज रिस्ट्रिक्शन, वी आर टेकिंग स्टूडेंट्स बिटवीन 7 years old एंड 12 years old। तो पहला बैच जो AI लेवल 1 का होगा वो 7 से 12 साल तक के बच्चों के लिए होगा, एंड एनी वन अबव द ईयर्स अबव 12 years old दे कैन टेक AI लेवल 2। बट जो बोथ AI लेवल 1 एंड AI लेवल 2 विच इज़ चाहे आप 12 साल से कम के हों या 12 साल से ज़्यादा के हों, कोर्स दोनों के लिए ही कंप्लीटली ज़ीरो से स्टार्ट होगा। विच मीन्स एज लॉन्ग एज आपको एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन आता है और बेसिक लेवल की मैथ्स आती है, तो वहाँ से हम स्टेप बाय स्टेप आपको सारी की सारी चीज़ ज़ीरो से एंड तक सिखाएंगे इन अ पीरियड ऑफ 2 years। अब इन 2 सालों में आपको मैं कहाँ तक लेकर जाऊँगा वो थोड़ा सा मैं क्विकली एक्सप्लेन कर दूँ। और ये समझने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा समझना होगा अबाउट द टेक्नोलॉजी इट्सेल्फ। तो देखिए, आप एआई के बारे में हर रोज़ सुनते होंगे कि अब एआई ये कर चुका, अब एआई से ये होने लगा है, अब तो एआई जॉब्स ले जाएगा लोगों की। देखिए, इसमें से बहुत सारी बातें ठीक होती हैं और बहुत सारी बातें बिल्कुल भी सेंसिबल नहीं होती हैं। और इनमें फ़र्क करने के लिए आपको ट्रूली टेक्नोलॉजी ठीक से समझना होगा। तो मैं बेस लेवल की कुछ चीज़ें आपको इंशाल्लाह क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ ये कि इस कोर्स में हम लोग जनरेटिव एआई पे फोकस कर रहे होंगे, विच इज़ एक ऐसे तरह का एआई, एक ऐसे तरह का सिस्टम जो कि इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, इन जनरल ह्यूमन लैंग्वेज समझता है और ह्यूमन लैंग्वेज के में दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को करेक्टली फॉलो कर सकता है फॉर द मोस्ट पार्ट, एज लॉन्ग एज वो कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स ना हो जहाँ एक इंसान भी कंफ्यूज हो सकता है। ओके, तो अब वंस हमारे पास इस तरह के अब सिस्टम्स चूंकि प्रोड्यूस हो गए हैं और ये 2021 की ही बात है, इससे पहले ऐसे ना कोई सिस्टम्स थे, तो आज किसी भी जनरेटिव एआई एक्सपर्ट को आप पकड़ लें, उसके पास 3 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस नहीं हो सकता क्योंकि ये टेक्नोलॉजी खुद 3 साल पुरानी है। ओके, नाउ व्हाट इज़ द एबिलिटी दैट दिस टेक्नोलॉजी गिव्स? आखिर ये टेक्नोलॉजी सीखकर क्या इंसान को वो कुव्वत मिल जाती है जो कि बाकी चीज़ों में नहीं है? वो ये है कि अब आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं लिटरली अंग्रेजी भाषा में, पाइथन में नहीं, जावा में नहीं, और ये सब लैंग्वेजेस जैसे कि अगर आपने कभी प्रोग्रामिंग नहीं की है बाय द वे, तो भी आप ये कोर्स ले सकते हैं। हम इसमें बहुत मिनिमल अमाउंट ऑफ प्रोग्रामिंग इसेंशियली रिक्वायर्ड होगी सीखने को, और जो भी प्रोग्रामिंग सीखनी हो वो हम एकदम ज़ीरो से लेके हर स्टूडेंट को उस लेवल तक सिखाएंगे यहाँ तक की ज़रूरत होती है एक जनरेटिव एआई डेटा साइंटिस्ट। सेकेंडली, जनरली स्पीकिंग इन द मार्केट टुडे, आज जनरेटिव एआई डेटा साइंटिस्ट की इस तरह से डिमांड है कि अगर आपके पास 3-4 साल का लेजिट एक्सपीरियंस है या मसलन 2 साल का भी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, विच यू विल हैव इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ दिस 2 years कोर्स विद अस, तो आप easily मार्केट में 1 lakhs per annum in India and probably even better outside इस तरह की जॉब्स टारगेट कर सकते हैं, रिमोट वर्क कर सकते हैं, अपने घर से काम कर सकते हैं, एंड काफ़ी रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस होता है अल्हम्दुलिल्लाह, इवन फ्रॉम एन इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू। तो नाउ कमिंग टू द स्किल अगेन, तो हम आपको सिखाएंगे ये कि ऐसी मशीनें और ऐसे सिस्टम्स कैसे बनाएं जो इंसानी भाषा को समझ सकते हैं और इंसानी भाषा के बेसिस पर डिसीजंस ले सकते हैं और इस तरह से लोगों के कामों को आसान कर सकते हैं। मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, मसलन मेरी खुद की एक एआई कंपनी है जहाँ पे हम एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं कि आप अगर एज अ सेल्स पर्सन हैं और आपके पास हज़ारों लोगों के फ़ोन नंबर्स हैं और आप दिन भर उन सबको मैसेजिंग नहीं कर सकते, इवन दो आप इन सबको बेचना चाहते हैं, आपको नहीं पता उनमें से कौन आपका कौन सी चीज़ खरीद सकता है, बट आपके पास समय नहीं है कि आप अपने सारे कॉन्टैक्ट्स को हर वक्त मैसेज करते रहें। तो एक बहुत सिंपल सा एक मतलब सिंपल इन द सेंस ऑफ यूज़र के लिए सिंपल इंशाल्लाह एक ऐसा सिस्टम हमने तैयार किया है कि आप हमारे सिस्टम पे आएँ, आप अपने फ़ोन नंबर सबमिट करें और अपने प्रोडक्ट्स जो भी, मसलन अगर आप रियल स्टेट में हैं, आपको एक प्रॉपर्टी बेच रहे हैं 30 लाख की, आप अपनी प्रॉपर्टी की सारी डिटेल सबमिट कर दें और आप बस हिट एंटर कर दें और आपकी कैंपेन स्टार्ट। अब मेरा सिस्टम अपने लेवल पर
उन लोगों के फ़ोन नंबर्स जो आपने प्रोवाइड किए हैं, उन सब को मैसेज करेगा, व्हाट्सएप पे रीच आउट करेगा, एसएमएस पे वगैरह वगैरह, एकदम ह्यूमन तरीके से, और उनके सवालों के जवाब देगा। और उनमें से उन लोग जो इंटरेस्ट दिखाते हैं और सामने से जवाब देते हैं और कहते हैं कि हाँ मुझे कॉल बैक कीजिए या आई एम इंटरेस्टेड इन दिस प्रॉपर्टी, सिर्फ उन लोगों के नंबर्स वो आपको फॉरवर्ड कर देगा कि सर आपने जो 1,000 लोगों के नंबर सबमिट किए थे, उनमें से ये 20-25 लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपकी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट दिखाया मसलन, आप इन्हें कॉल बैक कर सकते हैं। तो वहाँ पे एक रियल स्टेट एजेंट के लिए एक बहुत पावरफुल स्किल हम एक अवेलेबल करा रहे हैं, विच इज़ यूजिंग द पावर ऑफ जनरेटिव एआई। एक इंसान को एक साथ 5,000 लोगों से बात करने की एबिलिटी दे रहे हैं विदाउट एनी लाइक ह्यूमन एफर्ट, बस उन्हें थोड़ा सा पैसा खर्च करना। तो इस तरह की खूबसूरत अमेजिंग सिस्टम्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं अगर आपको जनरेटिव एआई यूज़ करना आता है। और इसके लिए कोई खतरनाक लेवल की प्रोग्रामिंग नहीं आने की ज़रूरत है। इसके लिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि आपने CS में मेजर किया है या आप साइंस बैकग्राउंड से हैं या आप कौन है। अगर आपको बेसिक लेवल पे लॉजिक समझ में आता है और आपको बेसिक लेवल पे लैंग्वेज समझ में आती है, और तो हम आपको एंड टू एंड वहाँ से हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे इस प्रोजेक्ट में, इस पूरे कोर्स में। नाउ कपल ऑफ इम्पॉर्टेंट हाइलाइट्स इन दिस कोर्स, एक हम आपको फिलोसफी ऑफ एआई भी सिखाएंगे। दूसरा हम आपको लेटेस्ट रिसर्च पेपर्स पे कंप्लीटली करंट रखेंगे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे करंट रखेंगे, सच दैट 2 साल के एंड में जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी एआई में, उस पर आप कंप्लीटली आपका एक स्ट्रॉन्ग पकड़ हो। थर्ड ये कि हम आपको थ्रू आउट हर एक क्लास में आपसे खुद सॉफ्टवेयर बनवाएंगे, आपको बिल्कुल कंप्लीटली गाइडेड तरीके से ज़ीरो से लेके एंड तक एक ऐसे सिस्टम्स बनाना सिखाएंगे जो कि ना ही सिर्फ ऐसे कि जो लोग पीपल यूज़ करें, बट ऑल्सो ऐसी जो लोगों के लिए पैसे बचाएं या पैसे बनाएं इवन, इंशाल्लाह। एंड सो हम इस तरह के सिस्टम्स आपको एंड टू एंड बनाना सिखाएंगे, कैसे इन्हें डिज़ाइन किया जाता है सिखाएंगे, कैसे इवन बिफोर इवन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द सिस्टम, कैसे आप रियल लाइफ लोगों के लाइक रियल लाइफ सिचुएशंस को ऑब्जर्व करके किस तरह से पिक्चर कर सकते हैं कि किन बिजनेस प्रोसेसेस में, कहाँ पे, किन इंडस्ट्रीज में किस तरह से एआई को यूज़ किया जा सकता है। ओके अगर यूज़ कर सकते हैं तो एग्जैक्टली किस पर्पस के लिए यूज़ करेंगे, क्यों यूज़ करेंगे, कितना कॉस्ट आएगा, स्पेसिफिकली कौन सी टेक्नोलॉजी चूज़ करेंगे, वो टेक स्टैक कैसे चूज़ करेंगे, टेक स्टैक चूज़ कर लिया तो उसके बाद उन सारी चीज़ों को जोड़ के एक कंप्लीट प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, उसको एक मार्केट में प्रेजेंट कैसे करेंगे, उसके अराउंड एक यूआई कैसे बनाएंगे ताकि यूज़र्स आसानी से उसे यूज़ कर सकें, उसको इस जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल कैसे बनाएंगे, उसमें से पैसे कैसे बनाएंगे, एंड टू एंड सारी चीज़ें एक कंप्लीट एआई कंपनी कैसे खड़ी करते हैं, वो सारी की सारी प्रोसेस हम आपको ज़ीरो से लेके एंड तक सिखाएंगे। और हम पैरेलली अपनी खुद की एआई कंपनी भी खड़ी कर रहे हैं, और जो हमारे टॉप स्टूडेंट्स होंगे उनको हमारी कंपनी में काम करने का मौका भी मिलेगा। और इन जनरल सारे स्टूडेंट्स को कंपनी के जो हमारे जो इंटरनल कोड सिस्टम है और वो एक्सेस करने का भी मौका मिलेगा, उसे ऑब्जर्व करने का भी मौका मिलेगा, सिस्टम को समझने का भी मौका मिलेगा, ताकि आपको एंटरप्राइज लेवल पे समझ में आए कि एक एंटरप्राइज लेवल सिस्टम नॉट जस्ट कोई छोटा सा एप्लीकेशन जो आपने कहीं डाल दिया है, बट एक एंटरप्राइज लेवल पे एक हाई बजट पे एक बड़ा प्रोजेक्ट कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, उससे सेल्स कैसे लाई जाती है, वो पूरी प्रोसेस सिखाएंगे। तो इंशाल्लाह let's connect soon, and I'm really hoping to see you in my course. And the most important thing, inshallah, of course, I should never forget to mention is ki inshallah throughout this course we will make sure that we make clear the philosophy of AI itself. आजकल बहुत सारे misconceptions भी AI को लेकर फैल रहे हैं, एंड आई प्रॉमिस यू बहुत बड़े बड़े फितने भी आने वाले हैं इसी एआई के थ्रू। तो उन दोनों में फ़र्क कैसे करना है, इसको एज अ टूल ह्यूमैनिटी के बेनिफिट के लिए कैसे यूज़ करना है, इसको किस तरह से एज अ टूल लोग ह्यूमैनिटी के डिस्ट्रक्शन के लिए भी यूज़ करने की प्लान कर सकते हैं, हाउ टू काउंटर दैट, द एथिक्स ऑफ एआई, ऑल ऑफ दिस एक 360 व्यू ऑफ एआई के साथ आपको प्रोड्यूस करेंगे, ताकि आप ना कि सिर्फ सॉफ्टवेयर सिस्टम्स बना सकें और कंपनीज में जॉब कर सकें, बट किसी भी महफिल के सामने आप एआई के बारे में कॉन्फिडेंटली बात कर सकें और एक फिलोसफिकली और एथिकली अवेयर पोजीशन रख सकें, इंशाअल्लाह ताला। Okay. So just like physics, inshallah, I'll start AI also with a verse from the Quran. When I first read this verse in this context, it completely blew my mind.
and alhamdulillah it has been blowing my mind for a very long time. So um, I don't know the Arabic of this verse. Inshallah I'll learn it soon, but I'll go through the English inshallah. And so he taught Adam the names, all of them. Then he showed them to the angels and said, Inform me of these names if you are truthful. अगर आपको इस वर्स का कॉन्टेक्स्ट पता हो तो ये तब आती है। इससे जस्ट पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसेंशली कहते हैं एंजल से कि मैं अर्थ पे अपना एक वाइसरेंट भेज रहा हूँ, अपना एक इसेंशली एक खलीफतुल अर्थ भेज रहा हूँ, जो मेरी तरफ से इसेंशली इन अ सेंस अर्थ पे रूल करेगा। ये अर्थ यहाँ पे इसेंशली सिर्फ अर्थ नहीं है, अर्थ मतलब टेरेस्ट्रियल लैंड्स ऑफ द यूनिवर्स, तो जमीनें। ओके, तो after that the angels ask Allah subhanahu wa ta'ala, are you going to send, I'm paraphrasing very much, please मेरे से गलती हो तो अल्लाह माफ करे, कि अल्लाह the angels ask Allah subhanahu wa ta'ala like आप किसी ऐसे को भेज रहे हैं जो मतलब ये सब फसाद करेगा इसेंशली, और एक दूसरे को कत्ल करेगा वगैरह वगैरह। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि तुम्हें वो नहीं पता जो मुझे पता है। और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसेंशली एंजल से बोलते हैं कि इन चीज़ों के नाम मुझे बताओ अगर तुम सच्चे हो तो। और इसेंशली क्लियरली स्टोरी में ये होता है कि आदम अलैहिस्सलाम इजीली सारी चीज़ों के नाम बता देते हैं और वो एंजल्स नहीं बता पाते। ओके, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो एक तो बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग है कि अल्लाह का इसेंशियली आंसर टू द एंजल्स ये था कि मैंने इंसान को अक्ल दी है, चीज़ों के नाम याद कर सकता है। बट इफ वी जस्ट थिंक अबाउट इट फॉर अ सेकेंड, मैंने यहाँ ग्रीन में लिखा हुआ है जो, व्हाट डज इट मीन टू नो द नेम ऑफ ऑल थिंग्स? वेल, फर्स्ट बेस लेवल पे आदम अलैहिस्सलाम ऑब्वियसली हर चीज तो नहीं देखे हैं, राइट? knowing the, even if he has knowing the names of things, uh, if you have to say, let's say आपके सामने कोई नई चीज आ जाती है और आपको उसका नाम नहीं पता, राइट? तो आप उसका कुछ और नाम रख सकते हैं। इसेंशियली नाम, एग्जैक्टली नाम जानने में तो कोई इंटेलिजेंस नहीं है फॉर इंस्टेंस, बट द पॉइंट इज आप किसी चीज का नाम तभी देंगे, किसी चीज को आप नाम तभी देंगे जब आप उसे पहचानेंगे, राइट? तो द पॉइंट इज कि अल्लाह ने इंसान को, आदम अलैहिस्सलाम को और उसके बाद से सारे आने वाले इंसानों को एक बेसिक कुव्वत दी, विच इज टू रिकॉग्नाइज ऑल थिंग्स दैट आर वर्थ नेमिंग, इंक्लूडिंग ऑल मटीरियल थिंग्स एंड इंक्लूडिंग ऑल एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। है ना? हमारे अंदर एक खासियत है कि मैंने अगर कोई रंग दे कि हर किसी रंग को कोई नाम दे रखा है, तो मुझे पता है कि दुनिया में और दूसरे लोगों के पास भी उस रंग का एक नाम होगा, बट उससे पहले मेन बात यह है कि हम दोनों ही या हम सारे ही इस रंग को पहचान पाते हैं, तभी हमने उसका नाम दिया है। तो पॉइंट यह है कि आज तक कोई एआई सिस्टम बना नहीं है जो हर चीज को पहचान सके without us giving it prior knowledge and training it on millions of photos and so on। जब तक हम ये ना करें, जब तक हम एआई को हर एक चीज के नाम ना सिखाएं, तब तक वो सीख नहीं पाता। और अगर वो लाखों और करोड़ों चीजों के नाम सीख भी जाए, तो भी कोई नई चीज आती है तो वो कंफ्यूज हो जाता है। इस मामले में इंसान कभी नहीं कंफ्यूज होता, इंसान हमेशा चीज पहचान लेता है, भले उसका नाम एग्जैक्टली कॉमन नेम लोग उसे क्या कहते हैं ना जाने, पहचान लेता है चीज। हमेशा वो कुव्वत है जो एक ऐसी यूनिक कुव्वत है जिस तक शायद इंसान एआई के थ्रू कभी ना पहुंच सके। तो ये एक मैं काइंड ऑफ एक पैमाना सेट करना चाहता था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला किस लेवल पे डिजाइन कर रहे हैं और हम किस छोटे से लेवल पे डिजाइन करते हैं। बट अगर किसी को क्वेश्चन हो मेरे इस इंटरप्रिटेशन से लेकर, तो प्लीज मुझे पूछ सकते हैं। आई इंशाल्लाह मूव फॉरवर्ड इफ नॉट। ओके, तो यहाँ पे इन अ सेंस दो पैरेलल स्लाइड्स हैं मेरे पास। एक ह्यूमन माइंड बीच में है और एक तरफ एक थिंकिंग मशीन जैसे कि चैट जीपीटी को आप बीच में इमेजिन करें। तो यहाँ मैं बस एक पैरेललिज्म ड्रॉ करना चाहता हूँ, सो दैट मैं एसेंशली एआई का आइडिया एक हाई लेवल पे देना चाहता हूँ। तो एआई एक्चुअली में है क्या? तो इसेंशियली साइंटिस्ट ने काइंड ऑफ इस तरह से कॉन्सेप्चुलाइज किया कि कुछ अमाउंट ऑफ टेक्स्ट या कुछ वर्ड्स या कुछ समथिंग विच हैज सम मीनिंग एक इंसान रिसीव करता है, और फिर
उसके बाद एक रीजनेबल उसका एक रिस्पॉन्स बताता है, मतलब कुछ सुनता है लेट्स से फॉर एग्जांपल और फिर कुछ बोलता है, और उन दोनों के बीच में कुछ कनेक्शन होता है मीनिंग का, एक्सेट्रा। ओके, इसी तरह से आज अब इस तरह से एआईज हैं, उनको आप कह दो कोई ऐसी बात, टेल मी अ जोक, तो वो कह देंगे आसानी से द यूनिवर्स केम फ्रॉम नथिंग। ये थोड़ा सा एक साइड जोक भी है जो समझ सके उनके लिए, खैर। तो एआईज भी काइंड ऑफ यही कर रहे हैं, विच इज एसेंशियली दे टेक सम टेक्स्ट फ्रॉम वन साइड इनपुट, और फिर दूसरी तरफ कुछ और टेक्स्ट निकाल रहे हैं। बट क्या ये सिस्टम और ये बीच में जो सिस्टम है ये सेम है? ये दूर दूर तक किसी भी तरह से नहीं। ये सिस्टम बहुत 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 लिमिटेड है कंपेयर टू द ह्यूमन माइंड। हम ऑलरेडी उसका एक एग्जांपल देख चुके हैं, राइट? ह्यूमन माइंड किसी भी नई चीज को रिकॉग्नाइज कर सकता है, एआई कभी भी नई चीजों को खुद से नाम नहीं देता, कॉन्सेप्ट्स नहीं देता, और उनके अराउंड कॉन्सेप्ट्स बनाता नहीं है। ओके, उसके बाद मैं बस एक क्विक आइडिया देना चाहता था अबाउट सॉर्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन किस लेवल तक जाता है कंपेयर टू एआई। तो यहाँ पे मैंने 3 फोटोज रखी हैं। पहला एक सिंगल न्यूरॉन है। आप सबने सुना होगा कि आपका ब्रेन में 100 बिलियन अराउंड न्यूरॉन्स होते हैं, और इन सब में बेसिकली एक कनेक्शन होता है। तो ये एक कॉमन सा एक डायग्राम है ऑफ अ न्यूरॉन। यहाँ एक न्यूक्लियस है जिसमें माना जाता है कि प्रिटी मच थॉट प्रोसेस या फिर यू कैन से कंप्यूटेशन होती है, और फिर ये इसका एक्सॉन एसेंशियली इसके थ्रू ये दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट होता है। ओके, अब यहाँ पे जो ये पॉइंट है जिसके थ्रू ये एक दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट होता है, उसको थोड़ा सा जूम इन करके यहाँ पे एक और इमेज दिखाई गई है जो एक सिंगल सिनेप्स है। तो एक सिंगल सिनेप्स को आप एसेंशियली समझ सकते हैं एज अ कनेक्टिंग पॉइंट बिटवीन एक न्यूरॉन एंड अनदर न्यूरॉन। ये खुद में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है, बट पॉइंट इज कि इन दोनों चीज़ों के बीच में हल्की सी गैप होती है। अगर ये एक न्यूरॉन का पार्ट है, ये एक दूसरे न्यूरॉन का, तो इन दोनों के बीच में एक हल्की सी स्पेस होती है, और इनके बीच में इसेंशियली अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स या आयॉन्स एक्सचेंज होते हैं, जो कि इसेंशियली सिग्नल्स होते हैं। तो अगर एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन को कुछ कहना है, तो वो इसेंशियली यही कह सकता है बस कि वहां से वो एक मान लो पोटेंशियम आयन भेज दे इस तरफ, या वहां से एक दूसरे तरह का आयन या एक मॉलिक्यूल वो दूसरे वाले न्यूरॉन को पास कर देता है। उसके पास बस इतनी ही सॉर्ट ऑफ यू कैन से एक्सप्रेशन की एबिलिटी है कि वो एक सिग्नल भेज सकता है, या तो सिग्नल जा रहा है या सिग्नल नहीं जा रहा, और वो किसी एक तरह के आयन किसी तरह की चीज के फैशन में हो सकता है। और यहाँ मैं आपको बस टू गिव यू एन आइडिया एक कंप्लीट न्यूरल नेटवर्क की एक इमेज दी गई है, जिसमें प्रॉब्ली हम यहाँ पे करोड़ों और अरबों न्यूरॉन्स को देख रहे हैं। दिस इज जस्ट अ स्लाइस ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इंशाल्लाह। तो दिस वाज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि हमारे ह्यूमन ब्रेन कितना कॉम्प्लेक्स है। अगर आप जाके देखें कि इस तरह के कितने सिनेप्सेस हैं, तो वो 100 बिलियन से कहीं ज़्यादा ऊपर आता है, क्योंकि हर एक न्यूरॉन 1000 अलग दूसरे न्यूरॉन से एट एन एवरेज कनेक्टेड होता है। अगर मैं इसको बस स्पेस लेवल पे कंपेयर करूं आज के एआई सिस्टम से, तो आज के एआई सिस्टम में एक न्यूरॉन नॉर्मली मुश्किल से मतलब 4 5 या 10 15 न्यूरॉन से कनेक्टेड होता है, नॉट 1000, राइट? एंड जिस स्पीड पे ब्रेन के अंदर कम्युनिकेशन होती है, जितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, जितना ज़्यादा कंप्यूटेशन एक सिंगल न्यूरॉन कर सकता है, मसलन एकदम बेसिक एक एग्जांपल दूं, तो जब आप कोई रंग पहचानते हैं, तो उस रंग से रिलेटेड आपके दिमाग में वो पर्टिकुलर रंग पहचानते हैं। अब अगर आप 2 मिनट सोच नहीं है, वही रेड कलर बहुत अलग 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 स्लाइटली डिफरेंट फैशंस में दिखता है, और हम उन सब को एज अ होल रेड बोलते हैं। या फिर मसलन आप एग्जांपल लें कोई भी वर्टिकल लाइन, अगर आप अपने अराउंड कोई डोर देखते हैं, उसमें एक वर्टिकल लाइन है, आपके सामने एक स्क्रीन है उसमें कुछ वर्टिकल लाइंस दिख रही हैं, हर वर्टिकल लाइन को ऑब्जर्व आप आपके ब्रेन में रिकग्नाइज करने के लिए एक सिंगल न्यूरॉन है। वो न्यूरॉन हर तरह के कोई अगर कोई लाइन थोड़ी आड़ी तिरछी भी है लेकिन रफली वर्टिकल है, तो भी वो न्यूरॉन हिट करता है। पॉइंट इज कि वो न्यूरॉन स्ट्रेट लाइंस के पूरे कॉन्सेप्ट को अकेले बाय इटसेल्फ स्टोर करता है और समझता है। कंपेयर टू दैट, अगर आपको एक एआई सिस्टम बनाना हो जो कि सीधी लाइंस को हमेशा पहचान ले, तो आपको प्रोबेबली थाउजेंड्स ऑफ न्यूरॉन्स लगेंगे, विच मीन्स कि आपके ब्रेन का न्यूरॉन
probably करोड़ों, like एटलीस्ट हजारों गुना मोर कॉम्प्लेक्स है कंपेयर टू वो न्यूरॉन जो आज के एआई सिस्टम्स में इस्तेमाल होता है। आई जस्ट वांटेड टू गिव पहले एक आइडिया अबाउट दिस कि आज साइंस कहाँ और कहाँ तक जा सकती है। खैर, ओके, एक क्विक हिस्ट्री ऑफ एआई मैं आपको दे दूं, और इसके बाद इंशाल्लाह विल गो इनटू एग्जैक्टली व्हाट यू विल लर्न इन द कोर्स। ओके, तो अराउंड 1989 में बैक प्रोपगेशन नाम का एक एल्गोरिथम जेफरी हिंटन ने दिया था। और बैक प्रोपगेशन इसेंशियली एक ऐसा सिस्टम है, और यू कैन से एक ऐसा एल्गोरिथम है जिसको यूज करके कोई भी न्यूरल नेटवर्क किसी भी तरह के यू कैन से फंक्शन, किसी भी तरह के रिप्रेजेंटेशन को लर्न कर सकता है ओवर टाइम, अपनी गलतियां सुधार सुधार के। ओके, बिल्कुल बेयर लेवल पे देखा जाए, इसेंशियली एक एआई है, ठीक है। पहले आप एकदम उसको आपने रैंडमली बनाया है, अभी वो कुछ नहीं जानता। आपने उसको एक कैट की फोटो दी, कहा ये क्या है, लेट्स से उसके पास 1 लाख वर्ड्स है जिसमें से वो एक रैंडमली चूज करके उसने दे दिया, उसने कह दिया डोर। आपने कैट की फोटो दी, उसने कह दिया डोर। अब आपने बताया नहीं, इसका जवाब कैट है। आप जब वो वैल्यू इन्फॉर्मेशन वापस उसके अंदर डालते हैं, नहीं यार ये डोर नहीं, ये कैट था, तो वो सिस्टम अपने इसे यू कैन से पैरामीटर्स को थोड़ा सा चेंज करता है, अपडेट करता है, सच दैट अगली बार ज्यादा चांसेस हो कि कैट की फोटो आने पर कैट ही बोले। अब यही प्रोसेस बार बार, अगर करोड़ों बार इनफैक्ट दोहराया जाए अलग 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 चीजें लेकर, तो एक न्यूरल नेटवर्क एज लॉन्ग एज वो बिग इनफ है, किसी भी तरह के कॉन्सेप्ट को इसेंशियली लर्न कर सकता है। इसका प्रूफ और कैसे वो लर्न करेगा, उसका एल्गोरिथम, ये जेफरी हिंटन ने दिया था 1989 में। इसी तरह के सिस्टम्स को यूज करके आईबीएम ने डीप ब्लू नाम का एक इसेंशियली एआई सिस्टम बनाया, जिसको एक्सपर्ट सिस्टम्स में इसेंशियली रखा जाता है। आजकल इस तरह के आर्किटेक्चर्स बिल्कुल नहीं यूज करते जो उन्होंने उस वक्त डीप ब्लू के लिए यूज किए थे। बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, बट ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, बिकॉज पहली बार एक कंप्यूटर ने एक चेस ग्रैंड मास्टर को चेस में हरा दिया था। और अक्सर लोग समझते थे 1997 से पहले कि जिस दिन एआई जो है ना गैरी कैस्परोव जैसे बंदे को चेस में हरा देगा ना, उस दिन वो मतलब ह्यूमन इंटेलिजेंस के लेवल पे पहुंच गया। और आज तक हम जो है ना इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि हम ह्यूमन इंटेलिजेंस तक पहुंच जाएं, और दूर दूर तक वहां पहुंच नहीं पाए। खैर, तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था। उसके बाद 2006 में जेफरी हिंटन फिर से आए और उन्होंने डीप लर्निंग रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दी। और इसेंशियली इसके पीछे उनका एक और पेपर था जिसमें उन्होंने प्रूव किया कि ये जो बैक प्रोपेगेशन से सिस्टम्स लर्न कर रहे हैं, तो अगर वो सिस्टम्स हम डीप इनफ बनाएं, एज इन उसके अंदर इनफ न्यूरॉन्स और उनके अंदर इनफ कनेक्शंस हम बना दें, उस इसेंशियली उस मॉडल को कॉम्प्लेक्स इनफ अगर कर दें, तो बैक प्रोपेगेशन यूज करके वो कुछ भी सीख सकता है। अगर मैं एक सेकेंड के लिए पीछे ले जाऊं, तो कुछ भी सीखने से मुराद क्या है, विच इज के ये जो बीच में ये सिस्टम बैठा हुआ है, आप देख रहे हैं कि इसमें वायर्स हैं, सर्किटरी एक्सेट्रा। इट इज जस्ट एन आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एआई। बट पॉइंट इज कि कुछ इनपुट्स जा रहे हैं और दूसरी तरफ से कुछ आउटपुट्स निकल रहे हैं, और बीच में जो कनेक्शंस हैं, उन कनेक्शंस ही के ऊपर डिपेंड करता है कि किसी इनपुट के लिए क्या आउटपुट आएगा दूसरी तरफ से। तो उन्होंने ये प्रूव किया कि अगर ये सिस्टम में इनफ बेसिकली कनेक्शंस हैं और इनफ इंफॉर्मेशन स्टोर करने की इसेंशियली कैपेसिटी है, तो आप बैक प्रोपेगेशन इनफ नंबर ऑफ स्टेप्स करेंगे, तो आप उसको कोई भी कॉन्सेप्ट एसेंशियली सिखा सकते हैं। मसलन अंग्रेजी में बात करना, सवालों के जवाब देना, जो भी अलग अलग चीजें आज चैट जीपीटी आपके लिए कर रहा है। इसके बाद 2014 में GANs आए, विच इज जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स। ये एकदम एक स्पेसिफिक तरह का आर्किटेक्चर था, जिसको यूज करके हम इमेजेस जनरेट करने लगे, वीडियोस, टेक्स्ट, ये सब में एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन थी GANs। इसकी टेक्निकल डिटेल्स में इंशाल्लाह हम क्लास में ही जाएंगे। यस, मोहम्मद अली, माय फेवरेट स्टूडेंट, गो ahead and ask me a question. Sorry, sir. I think it's being now irrelevant. Now asking again and again questions. But I just have a simple question, sir. I came to know that the history of AI started from Alan Turing and then the Dartmouth Conference. Yes. Uh, So here yes, is you nothing. are right. You are right. It does start from Alan Turing.
इन अ वेरी रियल सेंस। एलन ट्यूरिंग इनफैक्ट 1945 के आसपास के टाइम पे है। मैंने सिर्फ 1989 से सिर्फ इसलिए स्टोरी स्टार्ट की है ताकि मैं बहुत ज़्यादा डीप में ना चला जाऊं। और बेशक हम जब क्लास स्टार्ट करेंगे तो हम एलन ट्यूरिंग के पॉइंट से ही स्टार्ट करेंगे व्हेन Okay, वी sir. आर लर्निंग द हिस्ट्री ऑफ Okay. एआई। यस, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। ठीक है। एक्सक्यूज मी। उसके बाद 2017 में जो मेरे हिसाब से आज तक का सबसे इम्पोर्टेंट रिसर्च पेपर है एआई में, एंड पॉसिबली इस सदी का सबसे इम्पोर्टेंट रिसर्च पेपर इन ऑल ऑफ साइंस, इज अ रिसर्च पेपर दैट केम आउट फ्रॉम गूगल डीप माइंड, जिसका टाइटल था अटेंशन इज ऑल यू नीड। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल बनाया, टाइटल बनाया था। यूजुअली साइंटिफिक पेपर्स का इतना फनी या इतना काइंड ऑफ क्लेवर तरह का नाम नहीं होता, बट रियली उन्होंने इन अ सेंस बहुत क्लियरली प्रूव कर दिया कि अटेंशन इज ऑल यू नीड। एंड वेल, व्हाट यू नीड इट फॉर, व्हाट इट मीन्स, उसकी डिटेल्स में हम क्लास में जाएंगे, बट अगर हम रफली बोलें तो उन्होंने essentially the concept of paying attention to the right things when say giving answer, paying attention, like आपकी हिस्ट्री में बहुत कुछ हो चुका है, बट जब आप किसी बात का जवाब दे रहे होते हैं तो आप उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच रहे होते हैं जो रेलेवेंट है अभी उस अगले जवाब को देने के लिए। वो चीज़ एआई कैसे सीख सके कि कोई जवाब देते वक्त पीछे की हिस्ट्री में से कौन से वाले पार्ट्स पे कितना ध्यान देना है, इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करके और उसी नॉर्मल बैक प्रोपगेशन वाले सिस्टम के थ्रू एआई को सिखवाना है कि हाउ टू पे अटेंशन टू द राइट थिंग्स। ये आइडिया जब 2017 में गूगल लेकर आया, इसने पूरी दुनिया बदल दी। 2017 में ही इंसिडेंटली मैंने एआई में एक तरह से कदम रखा, और 2018 से मैं एआई में फुल टाइम काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस पेपर के बारे में जब पढ़ा था तो मुझे समझ में आ गया था कि भाई दुनिया बदलने वाली है, और दुनिया लोगों को कुछ साल बाद शायद समझ में आएगा, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी रस्सी पकड़ ली अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद 2022 में, अब यहाँ से काइंड ऑफ आप कह सकते हैं पॉपुलर मीडिया में एआई की बात होने की कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है, इन अ सेंस 2021 2022 के आसपास, जब चैट जीपीटी रिलीज हुआ ओपन एआई की तरफ से। पॉइंट इज कि उन्होंने इसी ट्रांसफॉर्मर्स आर्किटेक्चर और ये सारी पीछे की चीज़ें यूज करके गैन्स भी, ट्रांसफॉर्मर्स भी, डीप लर्निंग भी और बैक प्रोपगेशन भी, सब एसेंशियली इन सारी चीज़ों को कंबाइन करके इन्होंने एक मॉडल बनाया जो कि बात करने में काफ़ी अच्छा था और काफ़ी हद तक मीनिंगफुल आंसर्स देता था चीज़ों के। और इसकी लिमिटेशन सिर्फ इतनी ही थी कि इसको आप जितना सिखाएंगे उतना वो जानेगा, और जो नहीं सिखाएंगे वो मोस्टली नहीं जानेगा। टू एन एक्सटेंट जनरलाइज कर सकता है, बट मोस्टली नहीं। ओके, from this point the entire revolution started because from here on people started learning about chat gpt। उसके बाद लोग इंटरैक्ट करने लगे चैट जीपीटी से, इसके थ्रू। सैम ऑल्टमैन तो बहुत ही खुश है क्योंकि सैम ऑल्टमैन को डेटा पे डेटा पे डेटा भेज रहे हैं हम उसके चैट जीपीटी से इंटरैक्ट करते रहते हैं, और जब हम रिएक्ट इंटरैक्ट करते हैं तो इट कैन लर्न कि हम कहाँ पे यूजफुल आंसर दे रहा हूँ मैं, आई मीन एज चैट जीपीटी में कहाँ सही आंसर दे रहा हूँ कहाँ नहीं। एंड using human in the intervention essentially, and continuously teaching and reteaching the AI. They have been giving new and new models with more and more data, हमारे डेटा यूज करके essentially, इन सेंस दुनिया का डेटा यूज करके उन्होंने जीपीटी 3.5 बनाया जो कि चैट जीपीटी नाम से फेमस है। फिर जीपीटी 4 बनाया, अब ओपन एआई O1 आ चुका है, ओपन एआई O3 भी आ चुका है, और ये सब मॉडल्स एक दूसरे से कुछ अलग अलग चीज़ों में थोड़ा और एडवांस्ड है। जब हम 2025 में खड़े होकर देखते हैं एक तरह से कि एआई के नज़ारों में क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं, तो couple of things are the main ideas that come to mind. One is AI agents. Yes, Ibrahim, please go ahead. Sir, what is meant by AI agent and quantum AI? Yes, that's exactly inshallah what I was going to say. तो AI agents का एक कॉन्सेप्ट आया है। इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स इन द सेंस कि चैट जीपीटी से बहुत अलग नहीं है एआई एजेंट। इट्स नॉट अ, यू कैन से कि एक बहुत बड़ा लीप है इन अंडरस्टैंडिंग going from something like GPT-4, which came out in 2023 around, to AI agents. AI agents simply एक ऐसी चीज कॉन्सेप्ट है कि आप मल्टीपल अलग अलग AIs
को कनेक्ट कराते हैं। इसेंशली इंस्टेड ऑफ एक इंसान एक एआई से क्वेश्चन पूछे और वो उसका जवाब दे, हम 2-3 एआईज को ऐसे सेटअप कर देते हैं कि इसका जवाब इसका इसके लिए एक सवाल बन जाए, और फिर ये एक जवाब दे तो उसका जवाब इस तीसरे वाले के लिए से एक सवाल बन जाए, और इसेंशली ये सब एआईज एक दूसरे से बातें करके एक फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचे। ये किस लिए बेनिफिशियल रहता है कि मान लो कोई कॉम्प्लेक्स काम करवाना है अगर एआई से, तो अक्सर वो एक स्टेप में नहीं कर पाता। मतलब मैं एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा एक 4-5 चीज़ें कंसिडर करते हुए एक रीजनिंग टास्क है और वो करना है, अगर एआई से करवाना है अगर, तो अगर वो मैं सारा का सारा टास्क एक साथ एआई को दे दूंगा, भाई ये करके दो, तो अक्सर गलतियां कर देगा। लेकिन अगर मैं यूं करूं कि मेरा जो काम है उसको मैं 4-5 स्टेप्स में बांट लूं, कि भाई ऐसा करूंगा, पहले मैं रिसर्च करके कुछ नेट इंटरनेट से रिसर्च लाऊंगा, एक एक स्टेप, एक इनफैक्ट लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ टास्क इटसेल्फ, कि लेट्स से मुझे ना एक प्ले के लिए एक मैं एक प्ले लिख रहा हूँ और उसका स्क्रिप्ट लिखना है। तो लेट्स से सबसे पहले मैं जाऊंगा और मैं जाके रिसर्च करूंगा कि क्या अलग अलग प्लेज कैसे कैसे लिखे जाते हैं। फिर दूसरी चीज़ मैं क्या करूंगा कि मैं अपने मे बी मैं अपने मेन कैरेक्टर्स डिफाइन करूंगा, उनके बारे में थोड़ा सा लिखूंगा कि हर हर मेन कैरेक्टर की क्या क्या सॉर्ट ऑफ स्क्रिप्ट है, उसकी लाइफ, उसका नेचर क्या है, कैसा वगैरह वगैरह। उसके बाद मैं क्या करूंगा कि मैं एक फ्रेम ऑफ द स्टोरी बनाऊंगा। उसके बाद मैं एक एक चैप्टर लिखूंगा। जो इस तरह से अगर मैं अपने इस स्क्रिप्ट राइटिंग को एक टास्क बाय टास्क बांट दूं, तो हर एक टास्क इसेंशली मैं एक एक एआई एजेंट को दे सकता हूं, सच दैट वो एआई एजेंट्स उसी ऑर्डर और सॉर्ट ऑफ लॉजिकल ऑर्डर में उन टास्क को कंप्लीट करके फाइनल जो चीज़ प्रोड्यूस करनी है, इन दिस केस वो पूरा स्क्रीन प्ले ऑफ द प्ले, वो तैयार कर ले। तो इसके लिए एआई एजेंट्स इट्स जस्ट अ प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट एसेंशियली, वो यूज करते। वी लर्न दिस कंप्लीटली एंड टू एंड। एआई एजेंट्स मैं खुद यूज करता हूँ। मैं लिटरली अभी आज ही एक एआई एजेंट सिस्टम पे काम कर रहा था। क्वांटम एआई एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा और इजोटेरिक कॉन्सेप्ट है, इन द सेंस कि अभी इसका कमर्शियल यूज ज़्यादा स्टार्ट नहीं हुआ है, बट द आइडिया इज कि हम अभी तक ये जो सिस्टम दिखा रहा था मैं, ये क्लासिकल कंप्यूटर पे एसेंशली, जिसमें हम बिट्स यूज करते हैं, बहुत बेसिक लेवल पे देखा जाए तो वो स्विचेस होते हैं, या तो ऑन होंगे या ऑफ होंगे। बस इसी तरह के अरबों स्विचेस को एसेंशली मिलाकर एक एक क्लासिकल कंप्यूटर चलता है, और एक क्लासिकल एआई भी चलता है। तो कंपेयर टू दैट एक क्वांटम सिस्टम जो होता है, उसमें क्यूबिट्स होते हैं, बिट्स नहीं होते, क्वांटम बिट्स एसेंशली, जिनकी बेसिकली ability ये होती है कि they can represent many possible values, not just two, in fact in a sense potentially infinite number of values वो एक ही क्यूबिट रिप्रेजेंट कर सकता है। तो वो एक अलग लीप रहेगा। अभी क्वांटम कंप्यूटिंग भी खुद एक बहुत बड़ी एरिया है जिस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रही है, एंड आई बिलीव कि विद इन नेक्स्ट 2 to 3 years हमारे पास ऐसे क्वांटम कंप्यूटर्स आ जाएंगे जिन पे हम एआई सिस्टम्स को ट्रेन कर सकते हैं, और वो एआई सिस्टम्स का एल्गोरिदम वगैरह आज के सिस्टम से काफ़ी अलग होगा। तो हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे कि आज क्या काम चल रहा है। ये काम मोस्टली अभी थियोरेटिकली है, इसीलिए क्योंकि अभी उतने पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर्स बन नहीं पाए जिन पे हम अपनी थ्योरी को टेस्ट कर सकें। और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ों को पे भी हम विद इन एआई स्टडी करेंगे। मेरी प्रेजेंटेशन तो यहीं तक है फिलहाल, बट Sir, इफ एनीवन हैज क्वेश्चंस, या प्लीज गो ऑन। sir, as you told about AI agent, so it exhibits human-like emotion or it stimulates it. So does it really experience it, or is the tool or program tool which mimics its human emotions? Excuse me. Very good question. No, it does not feel anything. And I don't need to learn any AI to know that, simply because देखिए बहुत बेसिक सी चीज़ है। फॉर इंस्टेंस, आपको पता है क़यामत में आपसे, बेयर विथ मी, आई नो मैं वर्ड क़यामत से स्टार्ट कर रहा हूँ अपना आंसर। क़यामत में आपको अपने किए का जवाब देना होगा। तो जवाब जो एंटिटी दे रही होगी वो सोल होगी। तो उस सोल के ही डिसीजंस की वो सोल खुद जिम्मेदारी अपना उठाना होगा उसे। तो पॉइंट इज कि जो फीलिंग्स है वो सोल के अंदर रिजाइड करती हैं, बॉडी के अंदर नहीं। तो चूंकि
इन चैट जीपीटी में सैम ऑल्टमैन ने कभी नहीं कहा कि मैं एक सोल डाल रहा हूँ, ये तो बहुत दूर की बात है, बिकॉज ही डजंट इवन बिलीव इन सोल्स, राइट? तो यस, It, because there is no souls in these systems at a very basic level, they mm, cannot feel anything. And this is my contention that mm. जब तक आप ऐसा सिस्टम बनाओगे नहीं, जो कि आप बना नहीं सकते टेक्निकली, कि जिसमें सोल डालो आप, तो तब तक वो सिस्टम इंसान के जैसे हम कंसिडर करेंगे नहीं। आप समझ रहे हैं? हम उसको सेम मॉरल दर्जा नहीं दे सकते, हम उसको सेम एग्जिस्टेंशियल दर्जा इन सेंस नहीं दे सकते। ये हमेशा एक अलग चीज होगी। जी। सर एक और लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। सो सर आपने जैसे कि बोला कि एआई जो है उसको हम यहाँ से टेक्स्ट देते हैं, फिर वो उसको ऑर्गेनाइज करता है, उसको रिफाइन करके हमें वापस देता है वो टेक्स्ट। तो सो सर जो हम एआई कैसे अनबायस होगा, क्योंकि जो हम उसके अंदर टेक्स्ट डालेंगे उसके अंदर सम एक्सटेंट थोड़ा सा बायसनेस होगा, क्योंकि उसके अंदर हिस्टोरिकल और सोशल सोशल एलिमेंट्स होंगे। तो सर वो मेरा क्वेश्चन था, हाउ विल बी ट्रूली अनबायस्ड? but no, I never said it is unbiased. In fact, funny enough, एक एआई के जो बेसिक जिन मैथमेटिकल इन अ सेंस देखिए, एआई तो हम बोल रहे होते हैं, हम काइंड ऑफ इमेजिन कर रहे होते हैं कोई फिजिकल सिस्टम, बट इन रियलिटी इज जस्ट अ मैथमेटिकल मॉडल, राइट? और वो जो यस। मतलब उसके जो मैथमेटिकल पैरामीटर्स हैं, उनको लिटरली बोलते ही वेट्स एंड बायसेस हैं, राइट? तो जो बायसेस है वो तो हम उसके अंदर बिल्ट इन रखते हैं, उन बायसेस के बिना तो वो जवाब दे ही नहीं सकता इनफैक्ट। तो हाँ, विदाउट अ डाउट उसके वो एक बायस्ड आंसर ही होता है। किस चीज़ के प्रति बायस्ड, अगर यूं पूछें आप, तो इसेंशियली जिस डेटा पे उसको ट्रेन किया गया है, राइट? अगर आप अपने एआई को फॉर एग्जांपल हमेशा यही डेटा देते रहेंगे, और आप लेट्स से आप, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, अगर आप एक एआई ऐसे ट्रेन करें कि उसमें आप एक भी ऐसा आर्टिकल इंट्रोड्यूस नहीं करें जो ये पॉजिट करता है कि देयर इज नो गॉड, आई एम गिविंग एन एग्जांपल, और वो उसमें जितने आर्टिकल्स हैं वो सब ये पॉजिट करते रहते हैं कि कुरान इज द वर्ड ऑफ गॉड फॉर एग्जांपल, तो फिर जब उस एआई से आप क्वेश्चन पूछने बैठेंगे तो वो बायस्ड, समझ रहे हो, होगा, और हमेशा यही बोलते रहेगा, देयर इज ओनली वन गॉड, कुरान इज द बुक, बुक ऑफ गॉड। आप समझ रहे हो? बट वहीं पे अगर आप उसको सारे के सारे इंस्टेड ऑफ वो तरह के कंटेंट देने की जगह, अगर आप उसको एथीस्टिक कॉन्सेप्ट्स सिर्फ फीड करते रहेंगे, तो वो उधर से भी एथीस्ट सुनाई देगा। सो इट Does कांट that make बी sense? अनबायस्ड एट ऑल। It can never be completely unbiased. No, it depends on the data that it's trained upon, almost entirely. Yes. जी सैयद फैसल साहब। सैयद फैसल साहब, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। ओके, इब्राहिम भाई, you can go ahead. I think he's having some Sir, trouble. my question is that what is different between robots and AI? Sure. What's the difference between robots and AI? Sure. So robots are is any physical machine जो कि कोई फिजिकल एक्शन करे। It doesn't have to be humanoid. एक कैटेगरी है ह्यूमनॉइड रोबोट्स की, which means robots that kind of look like humans. बट देन अगेन एक सिंपल आर्म भी हो, इस तरह का एक रोबोटिक आर्म, जो कि अक्सर आपने शायद फैक्ट्रीज वगैरह में देखा होगा, कार फैक्ट्रीज में यूज होता है। वो भी एक रोबोट है। इट डजेंट हैव टू रन ऑन एआई, राइट? अगर मैं किसी रोबोट को कंप्लीटली प्री डिफाइंड बना दूं कि मतलब इस सिचुएशन में ये करना है, इस सिचुएशन में ये करना है, उसका सारा लॉजिक काइंड ऑफ इफ एल्स टाइप का अगर है, तो वो एआई नहीं माना जाएगा। इंस्टेड अगर मैं एक एआई सिस्टम से उस रोबोट, मतलब एआई सिस्टम यूज करके उस रोबोट के बिहेवियर्स इसेंशली वो खुद से इन अ सेंस बना रहा है। हाउ डू आई से इट, आप रोबोट्स बना सकते हैं विद और विदाउट एआई। आई से इट लाइक दिस, आई थिंक, राइट? Yes, AI is just a system which tries to learn some um, patterns in data and then tries to follow those patterns. And robots is something that you use a physical machine that does things for you. Now you can use an AI in a robot if you want to, but you don't have to. Assalamu alaikum warahmatullah. Walaikum assalam. Actually, I was just thinking about what you told to our young friend. You told him that when we talk about emotions, emotions have something to do with soul.
right? But reading the books of several atheists who take evidence from biochemistry, they say basically, in fact, from my own subject, biology, I have read that hormones are actually chemicals which are responsible for emotions, and these hormones, which are chemicals, they are just they have to do with biological or the physical part of our existence. And what about mystification that you made about those emotions towards soul? Because if something is clearly physiological, essentially, how can we relate that to something that is abstract or maybe that is metaphysical? That's a very good question. नहीं नहीं metaphysical जाने की जरूरत नहीं है. Okay, let me try to answer that. That's a very good question, I think. You said कि emotions जो हैं, at least that's what the atheists often argue, कि it is all about योर इसेंशियली हॉर्मोन्स और जो भी केमिकली आपके ब्रेन में क्या हो रहा है एंड सो ऑन, राइट. और तो उसी की बेसिस पे इमोशंस होते हैं. तो फिर क्या ज़रूरत है ये सोल का आइडिया लाने की, राइट, इमोशंस एक्सप्लेन करने के लिए. लेट मी आंसर दैट यूजिंग अ सॉर्ट ऑफ अ थॉट एक्सपेरिमेंट इफ यू डोंट माइंड. ठीक है. ये आप सब कर एक बेसिक सी चीज़ है. अगर आप कोई चीज़ को, मतलब मेरा बैकग्राउंड ये देख रहे होंगे आप, ग्रीन कलर दिख रहा है ना आपको. ओके. तो ये जो आपको ग्रीन कलर दिख रहा है, ये ग्रीन क्यों दिख रहा है आपको पता है? क्योंकि जिस रीजन्स, ये जो रीजन्स है जो ग्रीन है एसेंशियली, यहाँ से जो फोटॉन्स आपकी आंखों तक पहुंच रहे हैं वो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे आ रहे हैं. ठीक है. फ्रीक्वेंसी विच इज कि इस डायरेक्शन से अगर यहाँ ग्रीन दिख रहा है और इस तरफ मुझे येलो दिख रहा है और इस तरफ मुझे व्हाइट दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इस डायरेक्शन से जो फोटॉन्स आ रहे हैं वो एक फ्रीक्वेंसी पे आ रहे हैं, इस डायरेक्शन से जो फोटॉन्स आ रहे हैं वो दूसरे, और ये तीसरी. ठीक है. जो फ्रीक्वेंसी होगी उसी के हिसाब से कलर, मतलब एक तरह से लिटरली आप यूं मैचिंग कर सकते हैं कि मतलब ये फ्रीक्वेंसीज ये कलर होता है, ये फ्रीक्वेंसी ये कलर होता है. ओके. तो द पॉइंट इज कि जो कलर है, ठीक है, द एक्सपीरियंस ऑफ द कलर ग्रीन, उसका इन फ्रीक्वेंसी से क्या एग्जैक्ट रिलेशनशिप है ये आज तक कोई एथिस्टिक साइंटिस्ट समझा नहीं पाया है. आप समझ रहे हो? आप अगर किसी ब्रेन को स्कैन करोगे, ठीक है, और आप इवन इफ आप एक एक न्यूरॉन के सारे बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकते हो, लेट्स से आपने एक ऐसा सिस्टम बना लिया जो आपके ब्रेन के हर एक न्यूरॉन पे लिटरली नजर रखे हुआ है और हर एक मोशन और हर एक केमिकल पे नजर रखे हुआ है, राइट, अ परफेक्ट सिस्टम. एंड अब आप बस यही देख रहे हैं, ये सिस्टम को ऑब्जर्व कर रहे हैं, राइट. और उसके बाद 5 सेकंड बाद वो बंदा जिसका ब्रेन ऑब्जर्व कर रहे थे वो आपसे कहता है कि मैं कौन सा रंग देख रहा था गेस करो. तो क्या वो, और वो कैसा दिखता है, वो मुझे फ्रॉम दैट डेटा दो जो तुमने अभी ऑब्जर्व किया मेरे ब्रेन में. तो वो डायरेक्ट कोरिलेशन कहीं से नहीं कभी नहीं बना पाएगा. आप समझ रहे हो? आप भले ही ये बोल सकते हो कि जब ग्रीन दिखता है तो ये वाले न्यूरॉन्स फायर होते हैं, बट न्यूरॉन्स के फायर होने से ग्रीन तक पहुंचने का जो एक और एक्सप्लेनेटरी स्टेप है वो कहीं से नहीं आता फ्रॉम न्यूरोसाइंस और बायोकेमिस्ट्री. आप समझ पाए मेरा आंसर? Well, basically, you are trying to say that if I am not wrong in getting you, you are saying that there is some ambiguity in understanding how exactly emotions originate at these circuits, right? हाँ. और मैं एक और क्विक आंसर दे दूं. ये तो मेरा लेना था, बट इवन इफ आई गिव यू द सॉर्ट ऑफ द वर्ड्स ऑफ व्हाट दे देमसेल्व्स से, व्हिच इज द एथियस्ट साइंटिस्ट इन अ सेंस, वो हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस उन्होंने प्रपोज किया हुआ है कि हाउ डज द फीलिंग इवन कम अबाउट, व्हाई इज देयर एनी फीलिंग एट ऑल, सो टू से, द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस. और उसका आंसर दूर दूर तक वो निकाल नहीं पाए. फॉर श्योर वो खुद कहते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, राइट. सो दे हैव कॉन्फ्रेंसेज एवरी ईयर on consciousness. They write books and books about consciousness. बट आज तक किसी ने मैथमेटिकली लिख के दिया है मेरे को कि भाई ये रही वो मैथमेटिकल इक्वेशन जिसके बेसिस पे आप कह सकते हो कि इस ऑब्जर्वेशन से ये इमोशन जुड़ा हुआ है. आप समझ रहे हो? Basically, see, as far as my background goes, I will tell you there are direct correlations that we can make between hormones and emotions. For instance, I will give an example. When we train amygdala, or the limbic system of brain, in
controlling fear. For instance, in US, there is a military training in which there is a strong training given to the limbic system of soldiers before they enter the, army. So this is a sort of example. Then in our own Department of Zoology, in our specialization, we have conducted several experiments on hormones in which, for instance, if we block a particular hormone or its pathways, Hmm. the physiological effect is conspicuously visible. There is a change. For instance, oxytocin is responsible for motherly bond between, in our case, we take mice as model animals. Sure. When a mouse, for instance, its oxytocin levels are somehow blocked or made less, the mother mouse detaches itself from the babies. So the response of the hormone blockade is manifestly obvious before us, that the mother is acting in a certain way. So when we Sure. try to correlate hormones with the physiological effects that are so easily visible to us. And now coming to the consciousness is a different topic that has different interpretations in philosophy. In fact, as you said, it's called the hardest problem of philosophy, of course. But even then, consciousness can be defined in two ways. One way is just abstract philosophical manner, where we can say that, like, my brother Shadman does not know how it tastes, the how chocolate tastes or something like that. Okay, actual feeling kya hoti hai, how, what love means for me and all those things. But essentially, the same physiologist or the reductionist biologist will tell you straight away that, look, this is just a hormone. There is nothing mystifying हाँ about love. हाँ It's हाँ देखिए, oxytocin and all. Yeah. sure, I agree. देखिए, firstly, like, see, you have been representing a particular sort of, you're you're kind of playing the devil's advocate, I'm assuming, I'm hoping, because obviously हमारे मेरी जो एपिस्टेमोलॉजी है जिसके बेसिस पे मैं कह रहा हूँ कि ये सोल के बिना नहीं बन सकता चैट जीपीटी फॉर एग्जांपल इंटेलिजेंट, और वो सोल की एग्जिस्टेंस की जो मेरी एपिस्टेमोलॉजी है, एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं हाउ डू यू कम टू नो समथिंग इसेंशियली को, राइट? दिस इज फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीवन हियर। तो वो तो बेसिकली यही है ना कि मेरे पास कुरान है, प्रूवेबली फ्रॉम अल्लाह है, और उसमें लिखा हुआ है कि सोल इज द वन दैट हैज फीलिंग्स, और उसमें इसेंशियली साथ साथ ये भी है कि सोल इज द वन दैट विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, एंड ऑल्सो दैट द नॉलेज ऑफ द सोल इज ओनली विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो द पॉइंट इज कि मेरी एपिस्टेमोलॉजी ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, राइट, वो तो वही है, राइट? आई डोंट नीड टू प्रूव इट लाइक एसेंशियली टू एनीवन। मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से ही प्रूव करूंगा, आप समझ रहे हो? सोल और जस्ट कोरिलेशन जो है ना, वो कॉजेशन Sorry नहीं to, होता। sorry लास्ट to बात interrupt. मैं Mhm. लास्ट बात बोल रहा हूँ, आई Yes. प्रॉमिस यू, Yeah, आई yeah. डोंट थिंक वी शुड, आई थिंक दिस कॉन्वर्सेशन कैन डेफिनेटली गो ऑन इन द क्लास इटसेल्फ। यहाँ पे इसको पॉज करते हैं। मैं बस इस तरह से फिनिश करूंगा कि कोरिलेशन तो डेफिनेटली दिखता है बिटवीन बायोलॉजिकल लाइक ऑब्जर्वेशंस एंड व्हाट पीपल रिपोर्ट इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे फेल्ट, श्योर, बट कोरिलेशन और कॉजेशन सेम नहीं होते। ये कोई भी साइंटिस्ट मतलब अग्री करेगा। तो दैट्स ऑल आई विल से, right? That does, just because something happens when something else happens doesn't mean that the one thing caused the other. That's a basic idea, right? Okay. Faisal, if you don't mind, I'll be happy to connect with you, at a different time, inshallah, to discuss more on this. अगर किसी और के पास कोई सवाल है तो please Yeah, sure, sure. come on in. Jazakallah. So, sir, I have a question related. What are we going to? No. So my question is like, is generative AI going to overcome the all other core AI because it's getting availed by humans in huge number? So, is it really going to be surpass all levels of AI, or it can't be? मतलब इस साथ साथ चले, साथ किस चीज के? मतलब जो हमारे कोर एआई है ना, तो हाँ, मतलब उसको सरपास करेगा कि नहीं, ये अपने लेवल पे रहेगा? क्योंकि लोगों को आज सिर्फ जनरेटिव एआई के बारे में पता है, बहुत कम को कोर एआई लाइक प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, एमएल और डीप लर्निंग के बारे में पता है। वही मेरा sure. क्वेश्चन था, इज इट Okay. जनरेटिव एआई इज सरपास ऑल कोर एआई?
सरपास, ओके, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वे टू पुट इट। अगर आप सरपास इस लिहाज से पूछ रहे हैं कि sort of, I don't know, financially more important, या more important skill or something that captures more of the market, yes, अवेयरनेस most likely. अवेयरनेस के बारे में, मैं अवेयरनेस के बारे में कह रहा हूँ। यस यस, वो तो नेचुरल है ना, बिकॉज जनरेटिव एआई जो है वो काइंड ऑफ इंसान से इंसान के तरीके पे इन अ सेंस आके इंटरेक्ट कर रहा होता है, कंपेयर टू एनी अदर, लाइक जो मॉडल्स वगैरह होते हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक टू सम सर्कमस्टांस होते हैं, बट चूंकि ये काफ़ी जनरलाइज मॉडल्स है तो यस, एंड चूंकि ये लैंग्वेज में इन अ सेंस इंसानों से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, इसलिए हाँ, डेफिनेटली दी सिस्टम्स विल बी मोर इम्पोर्टेंट। अच्छा, मैं एक आध कॉन्सेप्ट, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन, देर इज अ वन और टू थिंग्स जो मैंने मिस कर दी थी, which I'll really quickly go over, right? In terms of आप क्या सीखेंगे, देखिए, all of the presentation I gave about AI and everything, these kind of concept you will be pretty much get anywhere and everywhere. But here's the main thing which people often don't understand about AI, which is के with the coming of these language models, ये लैंग्वेज मॉडल्स के पास अभी ये एबिलिटी आ गई है कि आप इनको इस लेवल तक ट्यून कर सकते हैं एसेंशियली कि एक्सक्यूज मी, इफ यू गिव इट अ रीजनेबली नॉट टू कॉम्प्लेक्स टास्क इन इंग्लिश, मसलन आपने उसको बोल दिया ये रहा एक ईमेल, इसको क्लासीफाई करो, ये इन 5 में से किसी एक कैटेगरी में हो सकता है, तो वो हर बार उन 5 में से ही एक कैटेगरी वर्ड से जवाब देगा एसेंशियली, और नॉर्मली सही, नॉर्मली करेक्ट, लेट्स से। तो 5 कैटेगरीज आप कुछ भी मान सकते हैं, मतलब इज इट सैड, इज इट हैप्पी, इज इट कुछ भी, आप अलग अलग लेवल्स पे वो कैटेगरी रख सकते हैं। अब अगर यही चीज़ आप ट्रेडिशनल पाइथन प्रोग्रामिंग या फिर जावा या फिर ये सब बिना कोई एआई यूज़ किए, एक्सक्यूज मी, बिना स्पेसिफिकली जनरेटिव एआई यूज़ किए, अगर आप ऐसा कुछ कोड लिखना चाहें जो एक ईमेल को 5 कैटेगरीज में क्लासिफाई करे, तो आप लाखों करोड़ों लाइंस ऑफ कोड लिख जाएंगे और काम नहीं बन पाएगा, बिकॉज देर इज जस्ट वे टू मेनी वर्ड्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज, इट्स नॉट पॉसिबल टू मेक अ सिस्टम लाइक दैट, इसीलिए उससे पहले कोई बनाता भी नहीं था। यस। जब से आ गया है तो अब वो करोड़ों अरबों लाइंस ऑफ कोड से जो चीज़ पॉसिबल, वेल टेक्निकली इम्पॉसिबल थी, वो अब पॉसिबल हो गई है, और ये चीज़ होगी 4 लाइंस ऑफ कोड में। बहुत बड़ा डिफरेंस एक ये है, ये 4 लाइंस ऑफ कोड पाइथन में नहीं लिखे जाएंगे, इंग्लिश में लिखे जाएंगे। यस। ओके, सो कोड हम अब इंग्लिश में लिखेंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब लिटरली इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स इंपॉर्टेंट हो गई हैं अब एज फॉर एन एआई साइंटिस्ट। तीसरी चीज़ ये है कि जनरेटिव एआई सिर्फ 3 साल पहले स्टार्ट हुआ है। अगर आज आप जनरेटिव एआई में घुसते हैं तो 5 साल बाद आपके पास जनरेटिव एआई में 5 साल का एक्सपीरियंस होगा, और किसी और के पास 8 साल से ज़्यादा हो नहीं सकता, राइट? बिकॉज एट दैट पॉइंट जनरेटिव एआई वुड बी एन 8 year old फील्ड। सो द पॉइंट इज कि द सूनर यू गेट इन, द मोर वैल्यूबल इट विल बी फॉर यू। एंड ऐसा नहीं होगा कि आप सीख गए हो लेकिन मार्केट में तो बहुत ज़्यादा 15-15 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए लोग, ऐसा है ही नहीं, राइट? किसी के पास भी आज जनरेटिव एआई में 3 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है ही नहीं, राइट? कोई बोल रहा है तो मतलब बस फांकी मार रहा है, राइट? प्रिटी मच, वेल अनलेस दे आर लिटरली वर्किंग एट गूगल डीप माइंड, देन इट माइट बी अ डिफरेंट स्टोरी, बट दैट्स द पॉइंट दैट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाना है अगर आपको अपने लिए, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने हैं जो पॉसिबल नहीं थे पहले, अपनी क्रिएटिविटी और अपनी लॉजिकल थिंकिंग एक साथ एक जगह पे यूज करनी है, तो जनरेटिव एआई इज द वे टू गो। let me just really quickly share my screen, show you guys one last thing, inshallah Kavita, and then I'll end this. There's a couple of websites that I had kind of found for myself, right? If you can see my screen, inshallah, let me know. Yeah, it's pretty visible. Okay, great. तो माशाल्लाह, तो दिस इज द फर्स्ट वन, हेजन नाम की ये एक वेबसाइट मैंने यूज़ की है। मैं एक वीडियो शुरू में प्ले कर रहा था, इनफैक्ट मैं यहाँ से प्ले ही करता हूँ, तो उसको लेट मी नो अगर ये यहाँ से ऑडियो ठीक से सुनाई दे रहा है कि नहीं। लेट मी सी इफ इज दिस ऑडियो ओके? Yeah. Inshallah, we will talk primarily about the learning objective of the courses in physics and AI. A quick few things you should know about me. I have a bachelor's degree in mechanical engineering from Jamia University and a master's of science degree in mechanical engineering from the University of Houston, Texas.
I have over 10 years of experience in the AI industry, and I currently lead a team of 25 AI engineers at a Fortune 50 company. There are two lifelong questions that I have not just spent countless hours pondering on my own, but I have also read hundreds of books and articles looking for the answer. First, what is the nature of the thing itself, and how does it work? In short, physics. And second, how is it that I understand what the thing is? In short, how does the human mind work? They've brought me here today. I am doing cutting-edge work in AI with my work, and also working on original research in fundamental physics, trying to take our understanding of the natural world a step beyond where it stands in 2025. Let us now get into the learning objectives for our students. By the end of the 2-year course in physics, our students will have a deep mathematical understanding of the two great theories in physics, quantum physics, and general relativity. And similarly for AI, they'll learn about the detailed working of thinking machines like ChatGPT, Gemini, and how we can leverage them to create incredible value. They will learn, understand, and critique several Nobel-winning research papers in physics and AI. The most promising students will be co-authors with me on original research papers in fundamental physics and AI. Most importantly, our guiding principle and criterion for truth in critiques of physical theories will be the Holy Quran itself. Type 1 in the chat if you guessed it yet. This is an AI-generated video. What a time to be alive. Okay, so as you might have realized by now, this, although it looks very much like me, obviously it doesn't speak like me. That's because this is a completely AI generated video. So actually ये video मैंने इस session के लिए generate कराई थी इससे. And essentially what this AI allows you to do is कि आप एक reference video डाल दें अपनी, and then आप उसको कोई भी script लिख कर दे दें. और वो essentially जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने बस उसको ये script दी है लिख कर, और उसने उस स्क्रिप्ट्स को लेकर और मेरी रेफरेंस वीडियो को लेकर ये वीडियो जनरेट कर दी. और मैं यहाँ पे कोई और, यहाँ पे यूके एक्सेंट वाज द ओनली ऑप्शन बिकॉज आई वाज यूजिंग द फ्री वर्जन टू बी ऑनेस्ट, बट आई कुड हैव यूज्ड मसलन इंग्लिश एक्सेंट और इंडियन एक्सेंट में, उर्दू में भी ये वीडियो मैं इससे बनवा सकता था सिंपली बाय गिविंग अ स्क्रिप्ट. दिस इज वन इंटरेस्टिंग एआई टेक्नोलॉजी दैट आई हैव बीन यूजिंग रिसेंटली. ये एक और है. This is a company that I worked on at in for a couple of months. The Light Bulb. ये AI powered insights देते हैं marketing teams को. Essentially what they are doing is they are making an emotion aware AI. So मसलन अगर ये meeting हम Light Bulb के platform पे करते, तो उसका AI recognize कर सकता है हर person का expressions कैसे हैं and so on, as long as obviously उनका camera on है. One more interesting company. This is necessarily an AI company, although I'm 100% sure they are using AI in the backend. These Apollo.io. This is a company that actually have a tie-up with a company that I am working on myself, which one of my own companies, RocketSync.ai, and we have a tie-up with Apollo.io, and we buy leads from them essentially, and we are using this to create an end-to-end you can say marketing solutions for anyone who wants to sell any product in anywhere in the world. And finally, really quickly, just a quick few seconds of video here. This is a video game that is purely and essentially you can say based in generative AI, where all you have to do is you have to tell where and roughly what you expect, and essentially the AI generates it. And this is just like a free builder game where you can build as much as you want. And I'll just quickly play a very small bit of this so that you understand and appreciate what this game allows you to do. Thank you so much. Let's maybe make this one a bit taller, shall we? सी आपने देखा कैसे जब वो उसका हाइट बढ़ा रहा है, तो वो साथ साथ AI उसका अकॉर्डिंगली शेप एंड स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है so that it makes sense. So this is happening with the power of AI. See, he selected the roof and made it flat, and so उसी हिसाब से उसने एक flat roof बना दी, and it still makes sense. So the person को हर एक डिटेल में उसको essentially बताना नहीं पड़ रहा कि कैसे करना है. फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख रहे हैं ये वॉल्स कैसे इस पत्थर के साथ काइंड ऑफ हाफ हाफ मिक्स हो रही हैं. इसने बस यहाँ पे प्लेस कर दिया कि यहाँ पे एक मुझे बिल्डिंग चाहिए. अब चूंकि उसका सरफेस थोड़ा सा अनइवन था, तो उसने उसी तरह से अनइवन स्ट्रक्चर में एक बना दिया. I'm getting some echo. किसी का mic unmute. Okay.
Good. Yeah, so this is just a cool game I wanted to share with you guys, which has been built using the power of Gen AI. And yeah, that's all, inshallah. And inshallah, once you have completed the course, you yourself will be able to make such video games or applications, or anything you like, things that are basically impossible with traditional programming. That's all, inshallah. Kavit bhai, I leave it up to you from here, inshallah, unless there are any questions. I have a question. Basically, this is going to be a course of generative AI, right? Not that advanced deep learning model, neural network models. Oh no, not at ऐसा नहीं है, नहीं नहीं. Okay, that's a good question. Thank you for bringing me back on that. Okay, so for both physics and AI, right? The basic idea is there are no prerequisites, है ना? हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे फिजिक्स में फॉर एग्जांपल आप ये चीज़ें सीख कर आ रहे हैं, या फिर एआई में ये चीज़ें आप सीख कर आ रहे हैं. ओके, then when it comes to the coursework, let me focus on the AI one for now. We'll start with very much basics. We will teach machine learning, the basics of machine learning, from linear regression to all the way to logistic regression and everything like that, random forest, boosting, bagging, etc. All the traditional machine learning models, but mostly conceptually. We won't spend a lot of time building those types of models, mainly because उसका आज market में ज़्यादा value है नहीं. Nobody is making those types of models for commercial purposes. That's the only reason. Okay. Yeah, The second step is, after that we'll go into deep learning. We'll understand the entire thing conceptually, कि deep learning कैसे चलता है, machine learning से कैसे अलग है, and so on. The whole story with Jeffrey Hinton, backpropagation and so on. उसके बाद हम जाके CNNs, कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क्स, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स वगैरह समझेंगे. फिर वहाँ से जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स पे पहुंचेंगे. पूरी जर्नी फ्रॉम हाउ एकदम बेसिक्स एंड न्यूरल नेटवर्क्स, जो कि सिर्फ कौन सा लेटर लिखा हुआ है हैंड रिटन वो पहचाने, ऑल द वे टू आज जो चीज़ें कर रहे हैं ये एआई सिस्टम्स, वो सारी मतलब हाउ इट हैपेंड काइंड ऑफ इन अ लॉजिकल सेंस एंड कॉन्सेप्चुअली, वो हम पूरा फॉलो करेंगे ऑल द वे टू how the LLMs are structured and trained and how to fine tune them and everything, right? So we'll take this step by step. We will start from zero. We will not assume anything कि आपको ये चीज़ पहले से आती होगी. And for sure, at the end of the 15-month course in AI and the 2-year course in physics, you will be at the cutting edge of the field itself. अगर आपका इंटरेस्ट थियोरेटिकल रिसर्च की तरफ ज़्यादा होगा तो हम आपको उस तरफ भी गाइड कर सकते हैं, और अगर आपका इंटरेस्ट इसमें होगा कि यार कुछ कमाल की चीज़ बनाते हैं, तो उसमें भी विल इंशाल्लाह हेल्प यू गाइड. मैं खुद साथ साथ फॉर एग्जांपल आई वर्क राइट नाउ एट अ कंपनी एज अ डेटा साइंटिस्ट, पर एट द सेम टाइम मेरी खुद की भी एक कंपनी है जिसमें हम रॉकेटसिंग, कॉल्ड rocketsync.ai, where we are inshallah going live February the 1st. So वहाँ पे हम बहुत ही कटिंग एज AI agent systems and generative AI and video generation and text generation and image generation and everything. It's a cluster of all of these types of टेक्नोलॉजी, और इन सबको यूज करके हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, और जिसके लिए एक पूरा बिजनेस प्लान तैयार किया गया है. एंड द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू आल्सो बेसिकली learn itself, right? Inshallah. Yeah. Hope that answers the question. Yes, Jazakallah khair. So Shadman, if you can just detail them about the number of classes we'll have every week and the duration of the course, how many months and years? Sure. Yes. So, excuse me. So the physics course will be 2 years in total, which is broken up into 4 semesters. Just give me a second, inshallah. I'll pull up the outline for myself. We will share the outline with the registered students, inshallah, soon. Let me just pull it up for myself, inshallah. Yeah. So for physics, we have 6 months each, 4 semesters, right? Where in each semester, like there'll be multiple, essentially you can say modules, right?
So, for example, in the first semester, we have foundation of physics, exploring physical concepts, deepening, waves and optics, quantum mechanics, relativity, cosmology, and so on. Going on to advanced physics such as black holes, space time, dark energy, quantum entanglement, and so on, and other cutting edge research. And when you come to, let's say, sorry, give me a second, let me just pull up the other one as well. Yeah. So when it comes to AI, it will be again. So there are two levels that we have in AI, right? There's AI level 1 and AI level 2. AI level 1 is for primarily for students between the age of 7 and 12, and those who are beyond 12 years of age, they should be able to take AI level 2. But the structure is in such a way that essentially there are total 4 semesters. The first 3 semesters, they make up AI level 1, and then the fourth semester is essentially an optional semester, which only those students can take who want to go to AI level 2, essentially, right? So if we talk about semester 1, we're doing basically foundations of AI, history of AI, and so on. We'll teach end to end all the Python that you need for doing AI, for making AI applications. Essentially, we'll learn the conceptually how machine learning works. We'll also learn some Nobel winning research on so on, and do some AI tools mastery itself. At the end of the first semester, you should be able to build simple things like chatbots and RAG applications and so on. After that, in the second semester, you will learn about neurons, the brains. We'll go a little bit into the biology of it also, because the biology is what inspires the sort of the AI. In the physical sense. So inshallah, we'll learn about the neuron, the intelligence in the brain. We'll also learn, about the entire historical evolution of deep learning. Inshallah, we'll specifically focus on Jan LeCun. He's a researcher at Meta. I think he's the chief AI researcher at Meta. And so we'll look at, case study of his work and contributions to deep learning. We learn about the different applications of deep learning, for example, AlphaGo, AlphaFold, AlphaChip, robotics, etc. And then so in each semester, we'll also have an AI tools mastery, essentially, module, right? Which is that in every semester, which is a 6-month semester, at the end of it, you will have you will have learned not just new concepts or a deeper understanding of how AI works, but also new skills to build more and more interesting things with AI. For example, in the semester 2, with the AI tools mastery, you'll be able to learn like how prompt engineering works, how to actually write code in English, how to even make agentic applications, and so on, right? After that, in semester 3, we'll call it advanced mastery as a whole. So here we learn reinforcement learning, generative adversarial networks. uh, I mean, at this point, we'll be kind of going deep into the LLM, right? Exactly how the LLM works. So all of that will be covered within the third semester itself, right? We'll also touch upon the philosophy and ethics of AI, ethics. I hope that was audible. Yeah. Computer vision, multimodal AI, AIs that can just talk, but in a sense also understand and produce videos, like take a video and then answer questions based on it, and so on. So how all of that works, we learned that. Excuse me. And then within that, again, in the AI tools mastery um, for the third semester, in the tools mastery, we will learn end to end how to make an application, a business enterprise level application, essentially, which is how do you structure the entire code for a code system, essentially, or a project that supports an entire company, in a sense, right? And that essentially that code should provide enough value that people actually pay for it, essentially, right? So how to make front end and back end, how to make the architecture, how to do A/B testing, how to do UX design, how to think about business problems, how to think about how to apply AI to business problems, how to break down a complex project into simpler modules, and then solving each module separately so that you eventually get the complete solution. you know something called first principles thinking, which is
essentially how to break down any large or complex problem into smaller ones and be able to solve it. Then, excuse me, when we come to semester 4, which we call cutting edge AI, at that point we will learn how to make language models and vision models from scratch. So far we would have been learning how they work conceptually and how to use them. But from semester 4, we learn how to really literally create LLMs from scratch. And inshallah, in that semester itself, we will actually create, the students will create an end-to-end LLM, right? From scratch, inshallah. And we'll teach them all the steps of how to do that. I know that was a really long answer to the question, but I wanted to be sort of comprehensive, inshallah. Yeah. Sir, I have a question. How many domains of AI are we going to learn, or are we going to learn all domains of AI? And how are you going to inculcate physics and AI? Sure. So those are two different questions. Yes, with AI, it's going to be as comprehensive as possible. So for example, right now we have set up an outline for 15 months, right? For 2 years again, 4 semesters. So 3 semesters if you want to take up AI level 1 only. And if you want to take the 4th semester also, then it's 2 years and it takes to AI level 2, right? Within that time frame of 2 years, yes, we will be complete and comprehensive when it comes to AI. I will take you all the way to the cutting edge. Now, here's one thing just to quickly keep in mind. 2 years later, there may be many other things that I don't even know about yet, which would have to be included in the outline as technology itself progresses, right? You never know. 6 months later, a paper comes out that is as influential as Attention Is All You Need, and suddenly you have a completely new type of AIs coming out, which we have never heard of today, right? So things will change, I'm sure of it. How exactly they will change, nobody knows. But what we will do is in those 2 years, wherever the cutting edge of AI will be in 2027, at the start of 2027, that's where you will be at the start of 2027 if you're with us, inshallah, for the 2 years. I hope that answered the question. Yes, sir. But what about the second one? How are you going to relate physics and AI? That's a good question. So these will be 2 different courses, right? You can enroll in both. I mean, I would appreciate it if you do enroll in both. But obviously it has to depend on your interest itself. We will talk about AI and physics at the same time also. For instance, when we are doing the AI course, we will be studying certain, there is a particular research that was basically the Nobel AI, essentially. So already Nobel Prize winners themselves are getting, they are getting prizes in physics for work in AI. So in a sense, AI and physics are coming together in many ways on the when it comes to fundamental research and so on. And so whenever they do kind of coincide, we will study them both, right? So in the physics course, I will talk about AI at times when relevant, and in the AI course, I'll talk about physics when relevant, but they are 2 different courses. So they are not interconnected. Are not necessarily, not entirely, but I'll say one thing, right? This is just my way of doing things in a sense that I I believe that a person eventually should have only one sort of universal framework, not different frameworks independent of each other when they're thinking about things, right? Fundamentally, you should be sort of thinking about all things in the same framework. So yes, the approach will be, the hope will be that the students are able to conceptualize AI concepts and concepts in physics in the same sort of global universal framework. Um, just from an intellectual point of view, but yes, however, we do have to separate them just for the sake of clarity.
right? And object so that the objectives are clear. So inshallah, the two courses will be separate, but yes, they are interlinked. Yeah, eventually. Yeah. Oh, Muhammad Ali Saab, if you're speaking, you're on mute. no, sir. I got the answer. Thank you. Great. Inshallah. Anyone else? Okay. Khabib bhai, I think you can come in at this point, inshallah. Yeah. All right. So first of all, Sir Shadman, really appreciate your time here and your efforts here. It's been 2 straight hours, and you have tried to explain each and everything from the basics, and answered almost each and every question in the manner it should have been. Thank you for being here, sir. Secondly, I really appreciate the time of the audience here, who were with us for straight 2 hours, and their patience is really admired. I can understand, your passion and zest, and the vision we take, how much you're aligned for that vision, which is the philosophy we take from Quran and Siratul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, and then integrating the knowledge sets to gain to put our youth into the paths of competence in their respective fields, right? So nonetheless, all of the details shall be shared into your respective groups, WhatsApp groups, and details shall also be shared on the YouTube channels. And we'll start the registration process for AI and physics very soon. And inshallah Rahman, nonetheless, we'll wait till Feb so that we get a good amount of registrations, especially the young ones, because the more young ones are with us, the more these great brains at early age stay with us, the better it's for them, inshallah Rahman. So we'll start the registration process very soon. It will be shared into your WhatsApp groups. Thank you so much for being here, and thank you so much for supporting and being patient with us. See you super soon, inshallah Rahman. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum.